हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त सी कपिल गर्ग। हमने अपनी लास्ट रिविजनरी वीडियो के अंदर डिस्कस करा था ऑल द कंसेप्ट ऑफ टीडीएस एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टीसीएस एंड एडवांस टैक्स। तो आई होप कि आपने टीडीएस के सभी क्वेश्चंस इलस्ट्रेशंस खुद से सॉल्व करके देखे होंगे एंड अगर आपको किसी भी इलस्ट्रेशन या क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ वो मेरे से पूछ सकते हैं। आई विल रिजॉल्व ऑल योर डाउट्स सो दैट आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाए एंड यू विल बी रेडी फॉर योर एग्जाम। सो लेट्स डाइव इनटू द सब्जेक्ट विद मी। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एडवांस टैक्सेस एंड टीसीएस। एडवांस टैक्स ये गवर्न होता है सेक्शन 207 से 219 तक। सेक्शन 208 हमें बताता है ऑब्लिगेशन टू पे एडवांस टैक्स अराइज इन एवरी केस वेयर द एडवांस टैक्स पेबल इज 10,000 और मोर। तो सभी पर्सन को, एवरी पर्सन जिसका भी एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी 10,000 रुपीज से ज़्यादा की आती है तो उसे एडवांस टैक्स पे करना मैंडेटरी है। बट यहाँ पर एक रिलैक्सेशन दिया गया है टू द सीनियर सिटीजन कि अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है हु इज ऑफ द एज ऑफ 60 ईयर्स और मोर एंड उसकी कोई भी पीजीबीपी की इनकम नहीं है, ठीक है, कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल ऑफ द 60 ईयर्स और मोर एज एंड उनकी कोई भी पीजीबीपी की इनकम नहीं है, देन इन दैट केस उन्हें यहाँ पे एडवांस टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है एंड वो अपना सारा टैक्स पेबल बाय द वे ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर सकते हैं। अब हमें एडवांस टैक्स की कंपटीशन किस टाइप से करनी होती है? तो एसएससी को पहले अपनी टोटल इनकम जितनी वो अर्न करेगा उसे एस्टिमेट लगाना होता है अपनी टोटल इनकम का। एसएससी हैज टू एस्टिमेट हिज करंट इनकम एंड द पे एडवांस टैक्स देयर ऑन। तो वो अपनी प्रीवियस ईयर के अंदर जितनी भी इनकम अर्न करेगा उसका वो एक एस्टिमेशन बेसिस पे अपनी टोटल इनकम कंप्यूट करेगा एंड उसके ऊपर टैक्स पेबल निकालेगा एंड टैक्स पेबल जितना भी बनता है उसमें से वो इफेक्ट देगा जितना भी उसका टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा ड्यूरिंग द ईयर एंड जितना भी टीसीएस कलेक्ट हो जाएगा ड्यूरिंग द ईयर एंड इसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो हो जाएगा उसका एडवांस टैक्स। एंड अगर वो लाइबिलिटी 10,000 रुपये से ज़्यादा की आती है तो उसे एडवांस टैक्स पे करना मैंडेटरी है। एंड अब एडवांस टैक्स किस टाइप से पे करना है वो भी हम आगे पढ़ेंगे कि किस टाइप से 4 इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स हमें पे करना होता है, कितने कितने परसेंट हमें कौन से इंस्टॉलमेंट तक पे करना होता है। दैट वी विल डिस्कस इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो। Assessee shall himself compute the advance tax payable on his current income at the rates in force in the financial year and deposit the same whether or not he has been earlier assessed or tax। तो अगर एसएससी पहले कभी असेस टू टैक्स हुआ या मतलब उसका रेगुलर असेसमेंट कभी हुआ या नहीं हुआ बट स्टिल उसे अपनी एस्टिमेटेड इनकम निकालकर उसके ऊपर टैक्स पेबल निकालकर उसमें से टीडीएस टीसीएस के इफेक्ट देने के बाद एडवांस टैक्स पेबल उसे खुद से कंप्यूट करके एट द रेट इन फोर्स फिर उसे वो खुद से पे करना मैंडेटरी है। इन केस ऑफ अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी बीन असेस्ड बाय वे ऑफ रेगुलर असेसमेंट। अगर कोई पर्सन पहले कभी रेगुलर असेसमेंट उस पर हो चुका है, रेगुलर असेसमेंट करने का मतलब 143(3) की असेसमेंट या 147 की असेसमेंट या किसी भी असेसमेंट के अंदर अगर उसकी पहले किसी भी सेक्शन के अंदर उसकी पहले असेसमेंट हो चुकी है तो इस केस में द असेसिंग ऑफिसर इफ इज ऑफ द ओपिनियन दैट सच पर्सन इज लायबल टू पे एडवांस टैक्स मे सर्व एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 210 सबसेक्शन 3 रिक्वायरिंग द एसएससी टू पे एडवांस टैक्स। तो इस केस में असेसिंग ऑफिसर उस पर्सन को एक नोटिस इशू कर सकते हैं, एक नोटिस सर्व कर सकते हैं अंडर सेक्शन 210 सबसेक्शन 3 कि आपको एडवांस टैक्स पे करना है। एंड ये एडवांस टैक्स पे करने के लिए वो टोटल इनकम कौन सी लेंगे? तो टोटल इनकम ऑफ द लेटेस्ट प्रीवियस ईयर इन रेस्पेक्ट ऑफ विच एसएससी हैज बीन असेस्ड बाय वे ऑफ रेगुलर असेसमेंट और द टोटल इनकम रिटर्न बाय द एसएससी इन एनी रिटर्न ऑफ इनकम फॉर एनी सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर। सो फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर एसएससी 2009-10 में उसका रेगुलर असेसमेंट हुआ था एंड वहाँ पे उसकी इनकम असेस करी गई थी 50 लाख रुपीज़, तो 50 लाख रुपीज़ और अगर इसके बाद किसी भी सब्सिक्वेंट ईयर में फॉर एग्जांपल यहाँ पे असेसमेंट ईयर 2016-17 में एसएससी ने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करी है 75 लाख रुपीज़ की, तो जितने भी उसकी लास्ट असेस्ड इनकम थी रेगुलर असेसमेंट इनकम में जितनी भी उसकी लास्ट असेस्ड इनकम थी वो, और अगर उसके बाद किसी सब्सिक्वेंट ईयर में अगर उसने अपने रिटर्न ऑफ इनकम उस असेस्ड इनकम से हायर पे फाइल करिया तो वो विच एवर इज हायर, ठीक है जी। तो यहाँ पर 50 लाख और 75 लाख का हायर 75 लाख रुपीज़ यहाँ पे मान लिया जाएगा इनकम, जिसके बेसिस पे असेसिंग ऑफिसर आपको नोटिस सर्व कर सकता है कि आपको इस रेट इनकम के बेसिस पर आपको अपना एडवांस टैक्स पे करना है। तो टोटल इनकम ऑफ द लेटेस्ट प्रीवियस ईयर इन रेस्पेक्ट ऑफ द एसएससी हैज बीन असेस्ड बाय वे ऑफ रेगुलर असेसमेंट यानी कि 50 लाख रुपए, या उसके बाद कभी भी कोई उसने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करी है जिसके अंदर उसने असेस्ड इनकम से ज़्यादा की इनकम शो करी है, तो इन दोनों का विच एवर इज हायर, ठीक है जी। द अबव ऑर्डर कैन बी सर्व्ड बाय द एओ एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बट नॉट लेटर देन द लास्ट डे ऑफ फेब। तो ये फाइनेंशियल ईयर में कभी भी सर्व करा जा सकता है बट फैब की लास्ट डेट यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल प्रीवियस ईयर 2022-23 है तो इस केस में 28 फैब 2023, इसके बाद ये नोटिस सर्व नहीं करा जा सकता। इससे पहले कभी भी सर्व करा जा सकता है बट 28 फैब 2023 के बाद ये नोटिस सर्व नहीं करा जा सकता, ठीक है। नो रिडक्शन ऑफ टैक्स डिडक्टिबल बट नॉट डिडक्टेड। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एसएससी यहाँ पर अपनी पूरी इनकम को एस्टिमेट करेगा, फिर उसके ऊपर टैक्स पेबल निकालेगा, उसमें से इफेक्ट देगा टीडीएस का एंड टीसीएस का। तो अगर कोई इनकम ऐसी है जिसके ऊपर टैक्स डिडक्टिबल था बट उसका टैक्स एक्चुअली डिडक्ट नहीं करा
तो यहाँ पर टैक्स डिडक्टिबल को यहाँ पे इफेक्ट नहीं दिया जाएगा, जो एक्चुअल टैक्स उसका डिडक्ट कर लिया गया या डिडक्ट कर लिया जाएगा केवल उसी का यहाँ पर इफेक्ट दिया जाएगा। ठीक है जी, तो टैक्स डिडक्टिबल का इफेक्ट नहीं दिया जाएगा व्हाइल कंप्यूटिंग एडवांस टैक्स लायबिलिटी। एंड अब किस इंस्टॉलमेंट्स में हमें एडवांस टैक्स पे करना होता है, तो हमें एडवांस टैक्स 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना होता है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारी जाती है 15 जून को, सेकंड हमारी जाती है ऑन और बिफोर 15 सितंबर, थर्ड 15 दिसंबर एंड लास्ट हमारी इंस्टॉलमेंट जाती है ऑन और बिफोर 15 मार्च। 15 जून, 3 महीने बाद 15 सितंबर, 3 महीने बाद 15 दिसंबर, 3 महीने बाद 15 मार्च। एंड यहाँ पर हमें कितने एडवांस टैक्स पे करना होता है, तो 15 जून फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में नॉट लेस देन 15% ऑफ द एडवांस टैक्स लायबिलिटी। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आपकी 1 लाख रुपए की एडवांस टैक्स लायबिलिटी आती है तो आपको एटलीस्ट 15,000 रुपीज यहाँ पे पे कराना होगा इन द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। सेकंड इंस्टॉलमेंट में आपको 45% ऑफ द एडवांस टैक्स लायबिलिटी तक पे कराना होता है, थर्ड में 75% तक एंड फोर्थ में फुल अमाउंट। यानी कि आपकी अगर 1 लाख रुपए की लायबिलिटी थी तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा 1 लाख रुपए जमा कराना होगा इन द फोर्थ इंस्टॉलमेंट बाय द फोर्थ इंस्टॉलमेंट। ठीक है जी, तो ये आप याद रख लीजिए। 4 इंस्टॉलमेंट 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, 15%, 45%, 75% एंड 100%। एनी अमाउंट पेड बाय द वे ऑफ एडवांस टैक्स ऑन और बिफोर 31 मार्च। तो अगर आपने यहाँ पे इंस्टॉलमेंट तो 15 मार्च तक पे करनी है, बट अगर आप 15 मार्च के बाद 31 मार्च तक भी जितना भी अमाउंट आप पे करेंगे यहाँ पे एज अ टैक्स, तो सबको भी यहाँ पर मान लिया जाएगा कि आपने एडवांस टैक्स ही पे करा है। ठीक है जी, तो 31 मार्च तक आप जो भी टैक्स अमाउंट पे करेंगे उसे एडवांस टैक्स मान लिया जाएगा। एसएससी जो 44 एडी और 44 एडीए को ऑप्ट कर लेते हैं, यानी कि जो प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम में चले जाते हैं बिजनेस वाले और प्रोफेशनल वाले, तो इनके केसेस में हमें ये 4 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर एडवांस टैक्स पे नहीं करना होता। रदर ये अपना पूरा का पूरा एडवांस टैक्स केवल एक ही इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं ऑन और बिफोर 15 मार्च। तो इन्हें ये 4 इंस्टॉलमेंट का कोई चक्कर नहीं, इन्हें 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर ऐसे कुछ पे नहीं करना, इन्हें अपना 100% एडवांस टैक्स पे करना है ऑन और बिफोर 15 मार्च ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है जी, बट ये रिलैक्सेशन 44 AE वालों के लिए नहीं है। जो ट्रांसपोर्टर होते हैं तो वो 44 AE ऑप्ट करते हैं, तो 44 AE के लिए ये प्रोविजन नहीं है। 44 AE वालों को 4 इंस्टॉलमेंट के अंदर ही अपना एडवांस टैक्स पे करना होता है। इफ द लास्ट डे ऑफ पेमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इज अ डे ऑन विच द रिसीविंग बैंक इज क्लोज्ड, तो अगर बैंक की छुट्टी है उस दिन, द एसएससी कैन मेक द पेमेंट ऑन द नेक्स्ट इमीडिएटली फॉलोइंग वर्किंग डे। तो अगर लेट्स सपोज यहाँ पर आपको 15 जून को पे करना था, बट 15 जून को यहाँ पर छुट्टी हो जाती है बैंक की, तो इस केस में आप 16 जून को भी अगर पे करेंगे तो इस पर आपको कोई इंटरेस्ट की लायबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है, चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द इंटरेस्ट। तो एडवांस टैक्स के लिए हमें 2 इंटरेस्ट यहाँ पर पढ़ना है, 234B एंड इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C। तो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B क्या कहता है, इंटरेस्ट फॉर नॉन पेमेंट और शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। तो अगर आप एडवांस टैक्स पे नहीं करते एट ऑल, या आप पे करते हैं शॉर्ट पेमेंट करते हैं, तो इस केस में आपको 234B की लायबिलिटी यहाँ पर आएगी इंटरेस्ट की। एंड 234B की लायबिलिटी किस टाइप से लगेगी कि इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B इज अट्रैक्टेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स और पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स ऑफ एन अमाउंट लेस देन 90% ऑफ द असेस्ड टैक्स। ठीक है जी, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने जो इस टाइम पे अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते हैं, उस टाइम पे जो आपकी टैक्स की लायबिलिटी बनती है वो आपकी बनती है 1 लाख रुपए आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू TDS एंड TCS। एंड आपने यहाँ पर पे करा है 90,000 रुपीज से कम का एडवांस टैक्स, यानी कि 90% से कम एडवांस टैक्स आपने पे करा। लेट्स सपोज आपने 80,000 रुपीज का एडवांस टैक्स पे करा, इंटरेस्ट चार्ज होगा अंडर सेक्शन 234B। एंड इंटरेस्ट कब से लेकर कब तक चार्ज होगा एंड किस रेट पे चार्ज होगा, तो इंटरेस्ट चार्ज होगा एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फ्रॉम द 1st April following the financial year up to the date of the determination of the income under section 143(1) and where a regular assessment is made up to the date of the such regular assessment। ठीक है, तो अगर आपके यहाँ पर इनकम डिटरमाइन होती है अंडर सेक्शन 143(1) की, आपको यहाँ पर एक इंटीमेशन आती है, इंटीमेशन में आपकी इनकम डिटरमाइन होती है, तो उस केस में 1st April ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे बात करते हैं प्रीवियस ईयर 2022-23 एंड यहाँ पर आपकी इनकम डिटरमाइन हुई जिसके ऊपर आपका टैक्स पेबल बनता था आफ्टर रिव्यूइंग इफेक्ट TDS TCS 1 लाख रुपए, बट आपने पे करा है 80,000 रुपए, तो आपके यहाँ पर ये 90,000 रुपए से कम, यानी कि 90% से कम आपने पे करा, तो यहाँ पे 20,000 रुपीज़ की आपकी डेफिशिएंसी हो गई। तो उस 20,000 रुपीज़ पे इंटरेस्ट कब से लगेगा, तो 1st April 2023 से जिस भी दिन वो 143(1) के अंदर असेस हुई या जिस भी दिन वो 143(3) के अंदर असेस हुई, या तो डेट ऑफ द असेसमेंट तक यहाँ पर आपको इंटरेस्ट पे करना होगा एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। ठीक है जी, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द असेस टैक्स एंड एडवांस टैक्स पेड। तो आपका असेस टैक्स यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया 1 लाख रुपए आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू TDS TCS एंड आपने पे करा था 80,000, तो ये जो आपका डिफरेंस है 20,000 रुपीज़ का, इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। असेस्ड टैक्स इज अ टैक्स कैलकुलेटेड ऑन द टोटल इनकम डिटरमाइंड। अब असेस्ड टैक्स करने का मतलब क्या है, तो जो भी आपका 143(1) के अंदर टैक्स डिटरमाइन करा गया या रेगुलर असेसमेंट के अंदर टैक्स डिटरमाइन करा गया, तो उसमें से आपको इफेक्ट देना है TDS का, TCS का, और अगर आपका कोई रिलीफ है अंडर सेक्शन 89 तो उसका यहाँ पर आपको इफेक्ट देना है, एंड एनी टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 115 JD,
तो अगर आपका कोई AMT क्रेडिट है तो उसका क्रेडिट देने के बाद जो आपका यहाँ पर बचेगा रिमेनिंग टैक्स पेबल, तो वो यहाँ पर माना जाएगा आपका असेस टैक्स। ठीक है जी, चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। However, where self-assessment tax is paid by the assessee under section 140 or otherwise, interest shall be calculated up to the date of the payment of such tax. बट अगर यहाँ पे मान लीजिए आपने अपना एडवांस टैक्स तो पे नहीं करा था, बट जिस टाइम पर आपने अपने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करी थी उस टाइम पे आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स कंप्लीटली पे कर दिया था, जितना आपको पे करना चाहिए था, जितनी आपकी इनकम डिटरमाइन अंडर सेक्शन 143(1) या 143(3) किसी भी रेगुलर असेसमेंट के अंदर। तो अगर आपने यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर दिया था तो आपको इंटरेस्ट कब से कब तक का लगेगा, तो 1 अप्रैल से लेकर जिस भी दिन आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करा। तो जनरली जब आप रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते हैं तो उस दिन आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करते हैं, तो 1 अप्रैल से लेकर डेट ऑफ पेमेंट ऑफ द सेल्फ असेसमेंट टैक्स, इस पीरियड के लिए आपको 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के रेट से आपको इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। नाउ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C। तो 234C क्या बताता है, तो 234B तो बताता है कि अगर आपने चारों इंस्टॉलमेंट में इन एग्रीगेट 90% से कम जितना आपका टैक्स असेस बनता था उसका 90% से कम अगर आपने एडवांस टैक्स पे करा तो 234B लगता है आप पे 1 अप्रैल से लेकर जिस भी दिन आपकी असेसमेंट होती है या 143(1) के अंदर आपकी इनकम डिटरमाइन होती है उस डेट तक। बट 234C हमें क्या बताता है, 234C बताता है कि अगर आपने किसी इंस्टॉलमेंट में डेफरमेंट कर दिया, इंटरेस्ट पेबल फॉर डेफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। तो जैसे हमने पढ़ा है कि हमारे पास 4 इंस्टॉलमेंट होती है, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, एंड उसके अंदर आपको टैक्स अपना एडवांस टैक्स जमा कराना होता है अप टू द 15%, 45%, 75% एंड 100%। बट अगर आपने मान लीजिए वो 15%, 45% या तो जमा ही नहीं कराया या आपने जो जमा कराया वो कम जमा कराया, आपने डेफर कर दिया, तो इस केस में यहाँ पर आपको 234C का इंटरेस्ट लगेगा। एंड 234C का इंटरेस्ट किस टाइप से लगेगा कि अगर आपने 15 जून वाली जो आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसमें आपको 15% तक जमा कराना है, बट आपने अगर 15% से कम जमा कराया तो जितना भी आपने कम जमा कराया उसके ऊपर आपको 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के रेट से आपको इंटरेस्ट लगेगा। एंड ये इंटरेस्ट कितने महीने के लिए लगेगा, 3 महीने के लिए। सेकंड इंस्टॉलमेंट 15 सितंबर 45% तक आपको डिपॉजिट कराना होता है यहाँ पर अपना एडवांस टैक्स, बट अगर आपने 45% से कम अपना एडवांस टैक्स डिपॉजिट कराया तो इस केस में जितना भी आपका डिफरेंस है, जितना भी आपका शॉर्टफॉल है उसके ऊपर आपका 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के रेट से इंटरेस्ट लगेगा फॉर द 3 मंथ पीरियड। 15 दिसंबर के केस में 75% आपको डिपॉजिट कराना होता है, बट अगर आपने 75% से कम कराया तो इस केस में जितना भी शॉर्टफॉल है उसके ऊपर 3 मंथ्स के लिए 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के रेट से आपका इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। 15 मार्च तक आपको 100% डिपॉजिट कराना होता है, बट अगर आपने 100% से जितना भी कम करवाया तो जितना भी आपने कम करवाया शॉर्टफॉल पे आपको 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के रेट से आपको इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा, एंड ओनली फॉर द 1 मंथ पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पीरियड याद रखना है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 3 महीने, सेकंड में 3 महीने, थर्ड में 3 महीने, बट फोर्थ इंस्टॉलमेंट में केवल 1 महीना। ठीक है, in case an assessee has failed to pay such tax or the advance tax paid by the such assessee on its current income on or before the dates specified in column 1, ये जो हमारी 4 इंस्टॉलमेंट है, इज लेस देन द स्पेसिफाइड परसेंटेज जो हमने पढ़ी थी कि कितने कितने हमें कराना था 15, 45, 75 एंड 100% ऑफ द टैक्स ड्यू ऑन रिटर्न इनकम, देन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ फॉर द पीरियड स्पेसिफाइड इन कॉलम 4, 3 मंथ, 3 मंथ, 3 मंथ एंड 1 मंथ ऑन द अमाउंट ऑफ शॉर्टफॉल एज पर द कॉलम 3 इज लेविएबल अंडर सेक्शन 234C। ठीक है जी, चलिए यहाँ पर हमें एक रिलीफ दिया गया है कि जो हमारी फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट नंबर हमारी 1, 15 जून एंड 15 सितंबर, यहाँ पर हमें एक्चुअली तो पे कराना होता है 15% एंड 45%, बट अगर यहाँ पर असेसी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 12% भी पे करा देता है, फॉर एग्जांपल उसकी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी बनती है 1 लाख रुपीज़, उसे एक्चुअली यहाँ पे कराना है 15,000 रुपीज़, बट अगर वो 12,000 रुपीज़ भी पे करा देता है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में तो उस केस पे भी उसे यहाँ पर 234C का इंटरेस्ट चार्ज नहीं करा जाएगा। एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट में 45% यानी कि 1 लाख रुपए पर उसे 45,000 रुपीज़ पे कराना था बाय 15 सितंबर, बट अगर वो 36,000 भी पे करा देता है यानी कि 36% भी वो पे कर देता है तो भी इस केस में 234C की इंटरेस्ट उसके ऊपर नहीं लगेगा। बट थर्ड इंस्टॉलमेंट एंड फोर्थ इंस्टॉलमेंट में इस टाइप का कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है, यहाँ पर आपको 75% एंड यहाँ पर आपको 100% कंप्लीटली पे कराना मैंडेटरी है। अगर आप इससे जितना भी कम पे करेंगे तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा अंडर सेक्शन 234C। ठीक है, तो फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट के लिए आपको रिलीफ दिया गया है कि 15% की जगह आप करा सकते हैं 12% एंड 45% की जगह आप करा सकते हैं 36%, तब भी आपको 234C की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी यहाँ पर। एंड अगर कोई एसएससी है जो प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम लेता है अंडर सेक्शन 44AD एंड 44ADA, तो उस केस में अगर वो 15 मार्च तक अपना 100% पे नहीं कराते एडवांस टैक्स तो जितना भी उनका शॉर्टफॉल होगा उसके ऊपर उन्हें 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के रेट से इंटरेस्ट पे करना होगा फॉर द पीरियड ऑफ 1 मंथ। ठीक है जी, चलिए नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C इन सर्टेन केसेस। अब सर्टेन केसेस में 234C की एप्लीकेबिलिटी नहीं होती। किस किस केस में? अब मान लीजिए अगर एसएससी को कोई इस टाइप की इनकम हो जाती है जो इनकम उसे पहले पता ही नहीं थी कि उसकी होगी,
फॉर एग्जांपल अगर कोई उसे बाद में कैपिटल गेन हो जाता है कि उसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकंड इंस्टॉलमेंट में पता ही नहीं था उसे कैपिटल गेन होगा, उसने अपनी एस्टिमेट इनकम के अंदर उसे कंसिडर नहीं करा था, एंड अब उसे थर्ड इंस्टॉलमेंट के अंदर कैपिटल गेन हो जाता है, तब उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट में उसके परसेंट एडवांस टैक्स की लायबिलिटी पे नहीं करी होगी, तो वो 15%, 45% या 12%, 36% से कम हो गया, तो अब इस केस में यहाँ पर उस पर 234C की इंटरेस्ट लायबिलिटी नहीं आएगी इन द केस ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन। इनकम रेफर्ड इन 224(9) विनिंग फ्रॉम लॉटरीज क्रॉसवर्ड पजल, अगर उसकी कोई कैजुअल इनकम हो गई कि उसे नहीं पता था कि उसकी लॉटरी लग जाएगी या उसे कोई क्रॉसवर्ड पजल से इनकम आ जाएगी, तो उसने अपनी एस्टिमेटेड इनकम के अंदर कंसिडर नहीं करा। जिस भी पीरियड के अंदर उसे ये इनकम होती है उसके नेक्स्ट पीरियड जो भी उसके इंस्टॉलमेंट जानी है उस इंस्टॉलमेंट के अंदर वो इसके ऊपर भी अपना एडवांस टैक्स पे कर देता है, ये हमें बेनिफिट तभी मिलेगा। ठीक है, तो अगर कोई कैपिटल गेन की इनकम है, कोई आपकी कैजुअल इनकम है या आपकी कोई पीजीबीपी की इनकम है, अगर आपका बिजनेस का फर्स्ट ईयर है, पीजीबीपी इनकम इन द केसेस वेयर द इनकम एक्रू और अराइज अंडर द सेड हेड फॉर द फर्स्ट टाइम, कि अगर आपकी पीजीबीपी फर्स्ट टाइम इनकम हो रही है, आपको पता ही नहीं है पीजीबीपी से आपकी कितनी इनकम होगी, तो इस केस में भी आपको यहाँ पर एडवांस टैक्स के इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 224C की लायबिलिटी नहीं आएगी। एंड द अमाउंट ऑफ डिविडेंड इनकम अंडर सेक्शन 222A-B-C-D, अगर आपको कोई भी डिविडेंड इनकम होती है अंडर सेक्शन 222A-B-C-D, तो ये आपको नहीं पता था कि आपको कोई डिविडेंड की इनकम हो सकती है, तो जब भी आपको हो गई उसके नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में आप इसके रिलेटेड एडवांस टैक्स की लायबिलिटी पे कर देंगे, तो यहाँ पर आपको इससे जितनी भी पहले की आपकी इंस्टॉलमेंट थी जिसमें आपने इसके परसेंट एडवांस टैक्स लायबिलिटी पे नहीं करी, उसके ऊपर 234C का इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। However, the assessee should have paid the whole of the amount of tax payable in respect of such income referred in 1, 2, 3, 4. 1 क्या था capital gain, 2 casual income, 3 PGBP की income first time and 4 dividend income. As the case may be, had such income been a part of the total income as part of the remaining installment. तो जो भी आपकी remaining installment है उसके अंदर आपको ये इसके ऊपर एडवांस टैक्स पे करना मैंडेटरी है। मीनिंग ऑफ द टैक्स ड्यू ऑन रिटर्न इनकम, तो अभी यहाँ पे हमने पढ़ा था कि 15%, 45% हमें किसका पे कराना होता है, रिटर्न टैक्स ड्यू ऑन रिटर्न इनकम। तो टैक्स ड्यू ऑन रिटर्न इनकम कहने का मतलब क्या है, टैक्स ड्यू ऑन रिटर्न इनकम मींस द टैक्स कैलकुलेटेड ऑन द टोटल इनकम डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न फर्निश्ड बाय द एसएससी। लेस, उसमें से क्या क्या लेस करना है, टीडीएस, टीसीएस, रिलीफ अंडर सेक्शन 89 एंड 115JD एएमटी क्रेडिट। तो जो भी आपने अपने रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर जितनी भी आपने अपनी इनकम दिखाई है उस पर जितना भी टैक्स पेबल बनता है माइनस टीडीएस, टीसीएस, रिलीफ अंडर सेक्शन 89 एंड 115JD का आपका एएमटी क्रेडिट, ये सब लेस करने के बाद जो भी आपका टैक्स पेबल बनता है तो यहाँ पर आपका आएगा टैक्स ड्यू ऑन रिटर्न इनकम, एंड आपको इसका 15%, 45%, 75%, 100% आपको 4 इंस्टॉलमेंट के अंदर जमा करवाना है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारा एडवांस टैक्स का कंसेप्ट खत्म हो जाता है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू टीसीएस। अंडर सेक्शन 2061 seller of certain goods are required to collect tax from the buyer at the specified rates। तो टीसीएस के प्रोविजन क्या होते हैं, टीडीएस में क्या होता है कि जो पेयर होता है जब वो पे को कोई इनकम पे कर रहा होता है, मतलब उसे कोई अमाउंट पे कर रहा होता है, तो वो अमाउंट पे करने से पहले उसे उस पर टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्ट कर लेना होता है एट सोर्स। टीसीएस क्या होता है, टीसीएस में ऐसा होता है कि मान लीजिए आप किसी से कोई गुड्स परचेस कर रहे हैं या कोई सर्विस ले रहे हैं एंड आप उसे पेमेंट करेंगे, तो अब जो सेलर है तो वो आपसे बोलेगा कि भाई आप जो मुझे पेमेंट कर रहे हैं इसके साथ आप मुझे टैक्स भी दे दीजिए, इसके ऊपर 1% जो भी स्पेसिफाई करी गई है एक्ट के अंदर उतने परसेंट पे आप मेरे को टैक्स भी दे दीजिए। तो जो सेलर है वो आपसे मतलब अपनी सर्विस का कंसिडरेशन तो लेगा ही, अपने जो भी गुड्स वगैरह वो सेल कर रहा है उसका सेल कंसिडरेशन तो बोलेगा, उसके ऊपर वो आपसे एक टैक्स का अमाउंट और लेगा 1%, 5% या जो भी रेट स्पेसिफाई करे गए हैं उस हिसाब से, तो यहाँ पे टैक्स कलेक्ट कर लिया जाता है। तो टैक्स डिडक्ट क्या होता है, जिस टाइम पर हम पे करते हैं तो पे करने से पहले डिडक्ट कर लेते हैं। कलेक्ट क्या होता है कि जिस टाइम पर हम उससे रुपए ले रहे हैं, रुपए लेते टाइम पर हम उससे बोलेंगे कि आप टैक्स कंपोनेंट भी हमें हैंड टू हैंड दे दीजिए। तो यहाँ पर 2061 क्या बताता है, सेलर ऑफ द सर्टेन गुड्स आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द बायर एट द स्पेसिफाइड रेट्स। तो अब यहाँ पर इन सर्टेन गुड्स का जो सेलर है, तो जब जिस टाइम पर वो ये गुड्स को सेल करेगा तो वो बायर से जितने भी रेट स्पेसिफाई करे गए हैं उसके ऊपर वो टैक्स भी लेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये हमारा फर्स्ट आता है अल्कोहलिक लिकर, तो अगर मान लीजिए अल्कोहलिक लिकर के 1 लाख रुपए उसे लेने हैं बायर से, तो वो बायर से 1 लाख रुपए लेगा प्लस 1% ऑफ द सेल कंसिडरेशन, 1 लाख रुपए के ऊपर 1% और लेगा एंड वो बायर से फिर टोटल अमाउंट 1,01,000 रुपए ले लेगा। ठीक है जी, तो इसे बोला जाता है यहाँ पे टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो अब कौन कौन से गुड्स बताए गए हैं किनके सेलर्स को बायर से यहाँ पर टीसीएस कलेक्ट करना है, तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन उसके ऊपर 1%, बी तेंदू लीव्स, तेंदू लीव्स करने का मतलब बीड़ी पत्ता, जो बीड़ी के लिए जो पत्ता यूज होता है उसे बोलते हैं तेंदू लीव्स, उसके ऊपर 5%, सी डी एंड डी टिम्बर ऑब्टेन्ड अंडर अ फॉरेस्ट लीज, अगर आपको फॉरेस्ट लीज के अंदर कोई टिम्बर आप ऑब्टेन करते हैं, या टिम्बर ऑब्टेन्ड बाय एनी अदर मोड अदर देन सी, मतलब आपको फॉरेस्ट लीज नहीं दी गई उसके अलावा आप कोई टिम्बर लेते हैं, या एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नॉट बीइंग टिम्बर और तेंदू लीव्स, टिम्बर या तेंदू लीव्स को छोड़कर कोई और फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तो इन तीनों पर आपका टीसीएस का रेट है 2.5%। ठीक है, तो सेलर को यहाँ पर अगर वो कोई टिम्बर देता है या
कोई और अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट देता है अदर देन तेंदू लीव्स और टिम्बर, तो उस केस में उसे 2.5% का टैक्स कलेक्ट करना है। स्क्रैप के ऊपर आपका रेट आता है 1%, एंड मिनरल्स बीइंग कोल और इग्नाइट और आयरन और इसके ऊपर भी 1%। तो आपको याद रखना है अल्कोहलिक लिकर 1%, स्क्रैप 1%, मिनरल्स 1%। ये जितने भी आपके फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं टिम्बर तेंदू लीव्स को छोड़कर, या मतलब टिम्बर जो आपका फॉरेस्ट लीज में आता है, टिम्बर आपका अदर देन फॉरेस्ट लीज में आता है, या टिम्बर और तेंदू लीव्स को छोड़कर कोई और फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसके ऊपर आपका 2.5% एंड तेंदू लीव्स के ऊपर 5% का टीसीएस का रेट है। ठीक है जी। लीज और लाइसेंस ऑफ अ पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा और माइनर क्वेरी। अब यहाँ पर आप इसे कैसे याद रख सकते हैं, PTM, पार्किंग, टोल प्लाजा, माइनर क्वेरी। Section 206(1)(c) provides for collection of tax by every person who grants a lease or license or enter into a contract or otherwise transfer any right or interest in any parking lot, toll plaza और minor quarry। तो अगर मान लीजिए कोई पर्सन है वो किसी और पर्सन को यहाँ पर कोई लाइसेंस दे रहा है टू ऑपरेट पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा और माइन क्वेरी, तो जब वो लाइसेंस उसे दे रहा है तो जब वो लाइसेंस की फी लेगा तो लाइसेंस फी के साथ उसे टैक्स भी कलेक्ट करना है एट द रेट ऑफ 2%, उसे यहाँ पर टैक्स कलेक्ट करना है, एंड वो किसी दे रहा है टू एनी अदर पर्सन अदर देन अ पब्लिक सेक्टर कंपनी फॉर द यूज ऑफ सच पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइन क्वेरी फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। ठीक है। तो अब कोई भी पर्सन अगर किसी और पर्सन को अदर देन पब्लिक सेक्टर कंपनी अगर उसे फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस कोई लाइसेंस दे रहा है ऑफ द पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइनर क्वेरी, तो जिस टाइम पर वो लाइसेंस की फी लेगा तो लाइसेंस की फी के साथ वो 2% का टैक्स भी कलेक्ट करेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे लाइसेंस की फी बनती है 1 लाख रुपए तो वो प्लस 2%, तो 1,02,000 रुपये कलेक्ट कर लेगा वो उस पर्सन से। ठीक है। और 1 लाख रुपये ये उसका इनकम हो जाएगी एंड 2% उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कराना होगा एज अ टीसीएस। सेल ऑफ मोटर व्हीकल ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग 10 लाख। कोई भी सेलर, मान लीजिए मैं जाता हूँ मर्सिडीज के शोरूम में एंड मैं वहाँ से जाके एक मर्सिडीज खरीदता हूँ 70 लाख रुपए की, 80 लाख रुपए की, तो मैंने 10 लाख रुपए से ज़्यादा की कोई भी मोटर व्हीकल खरीदी, तो यहाँ पे सेलर की जिम्मेदारी है, यानी कि मर्सिडीज के शोरूम की जिम्मेदारी है कि अब वो जिस टाइम पर मेरे को कार देंगे तो वो कार के लिए मेरे से, मैंने मर्सिडीज खरीदी 70 लाख रुपए की, तो 70 लाख रुपए वो मेरे मर्सिडीज के लेंगे प्लस 1% का इसके ऊपर वो मेरे से टीसीएस कलेक्ट करेंगे। ठीक है जी। तो वो मेरे से 70,70,000 रुपए चार्ज करेंगे, तब वो मेरे को कार देंगे। समझ आ गया। मोटर व्हीकल ऑफ द वैल्यू एक्सीडिंग 10 लाख shall collect a tax from the buyer at the rate of 1% of the sale consideration. Overseas remittance or an overseas tour package. Collection of the tax by every person being an authorized dealer. Authorized dealer क्या होता है? Who receives amount under the liberalized remittance scheme of the RBI for overseas remittance from a buyer being a person remitting such amount out of India. अगर कोई ऑथराइज डीलर को आप अमाउंट दे रहे हैं कि आपको अपना LRS के अंदर कोई अमाउंट आपको रेमिट कराना है आउटसाइड इंडिया, तो इस केस में ऑथराइज डीलर को यहाँ पे टैक्स कलेक्ट करना होगा। और बीइंग अ सेलर ऑफ एन ओवरसीज टूर पैकेज प्रोग्राम, और अगर आप कोई अमाउंट देते हैं टू अ ओवरसीज टूर पैकेज प्रोग्राम को, तो जो उसका सेलर है ओवरसीज टूर पैकेज प्रोग्राम का, तो जिस टाइम पे आप उसे अमाउंट देंगे तो वो साथ में आपसे टैक्स भी कलेक्ट करेगा एट द रेट ऑफ 5%। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आपने टूर पैकेज के लिए 1 लाख रुपए देते हैं यहाँ पर, तो वो बोलेगा आपसे कि 5% का आप इसके ऊपर टैक्स भी मुझे दे दीजिए, तो वो 1,05,000 रुपये आपसे लेगा, 1 लाख रुपये का आपको टूर पैकेज दे देगा, 5,000 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड में डिपॉजिट कर देगा एज अ टीसीएस। और ये किस टाइम पे आपको कलेक्ट करना होता है, मतलब टूर पैकेज प्रोग्राम में ऑथराइज डीलर किस टाइम पे कलेक्ट करेगा आपसे, एट द टाइम ऑफ डेबिट और एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है। तो हमने टीडीएस में पढ़ा था एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, यहाँ पे हमें पढ़ना है एट द टाइम ऑफ डेबिट और एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। यहाँ पर अगर कोई अमाउंट रेमिट करा जाता है फॉर अ पर्पस अदर देन परचेज ऑफ ओवरसीज टूर पैकेज, यानी कि आपने अमाउंट दिया है बट वो आपने ओवरसीज टूर पैकेज परचेज करने के लिए नहीं दिया एंड आपने अमाउंट दिया है लेस देन 7 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो इस केस में टीसीएस आपको कुछ डिडक्ट नहीं होगा, टीसीएस का रेट नील हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आप अमाउंट रेमिट करते हैं फॉर अ पर्पस अदर देन परचेज ऑफ ओवरसीज टूर पैकेज एंड आपने इन द फाइनेंशियल ईयर 7 लाख रुपए से कम का अमाउंट रेमिट कराया, तो यहाँ पर टीसीएस का रेट नील है। अगर आप कोई अमाउंट रेमिट करते हैं फॉर द पर्पस अदर देन परचेज ऑफ ओवरसीज टूर पैकेज एंड आपने 7 लाख रुपए से ज़्यादा रेमिट करते हैं इन एक्सेस ऑफ 7 लाख रुपए, तो आपको यहाँ पर रेट लगेगा टीसीएस का 5% इन एक्सेस ऑफ ₹7 लाख। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आप 10 लाख रुपए कहते हैं तो 7 लाख रुपए तक पे तो कोई रेट नहीं लगेगा एंड 7 लाख से ऊपर जो 3 लाख रुपए है उसके ऊपर 5% के रेट आप पे लगेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, वेयर द अमाउंट बीइंग रेमिटेड आउट इज अ लोन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब मान लीजिए यहाँ पर आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 80E, यानी कि आपने एजुकेशनल पर्पस के लिए कोई लोन लिया एंड अब वो लोन लेने के बाद आप उसे रेमिट कर रहे हैं। मान लीजिए आपका कोई रिलेटिव, आपका बच्चा, आपका कोई सन डॉटर विदेश में पढ़ते हैं, फॉरेन कंट्री के अंदर पढ़ते हैं एंड आपने उनके लिए यहाँ इंडिया में लोन लिया एंड आप इंडिया में लोन लेकर उनकी पढ़ाई के लिए अमाउंट को रेमिट कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज के अंदर, तो अब यहाँ पर जब वो अमाउंट आपने 80E के अंदर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मेंशन करे गए हैं उनसे अगर आपने लोन लेकर तब आप उसे रेमिट कर रहे हैं एंड वो रेमिट आपका 7 लाख रुपए से ज़्यादा का है, आप 7 लाख रुपए से ज़्यादा रेमिट कर रहे हैं, तो उस केस में आपके ऊपर कितने परसेंट से टीसीएस लगेगा, 0.5%।
इन द एक्सेस ऑफ 7 लाख। तो यहाँ पे भी अगर आपने 10 लाख रुपए रेमिट करते हैं तो 7 लाख रुपए पे तो कोई TCS नहीं, एंड उसके ऊपर जो 3 लाख रुपए है उसके ऊपर 0.5% का रेट लगेगा इंस्टेड ऑफ 5%। ठीक है जी। तो हमने 3 केस पढ़े। अगर आपने कोई रेमिट करा फॉर द पर्पज अदर देन परचेज ऑफ टूर पैकेज, तो इस केस में 7 लाख रुपए तक करते हैं तो निल। अगर फॉर द पर्पज अदर देन परचेज ऑफ टूर पैकेज करते हैं बट 7 लाख रुपए से ज़्यादा, तो 7 लाख रुपए से ऊपर का जितना भी करते हैं उसके ऊपर 5%। बट अगर आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर सेक्शन 80 से कोई लोन लेकर उसे रेमिट करते हैं तो उस केस में 0.5% लगता है, अगर आप 7 लाख रुपए से ज़्यादा करते हैं 7 लाख रुपए से ऊपर वाली अमाउंट के ऊपर। ठीक है, 0.5% का TCS आपका कलेक्ट करा जाएगा। सेल ऑफ गुड्स और वैल्यू एक्सीडिंग ₹50 लाख, तो हमने TDS के अंदर पढ़ा था सेक्शन 194Q। वो हमें बताता था बायर के बारे में कि अगर कोई बायर है एंड वो किसी सेलर से ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 50 लाख रुपए से ज़्यादा के गुड्स परचेज करता है, तो इस केस में उसे वहाँ पे टैक्स डिडक्ट करना होता था एट द रेट ऑफ 0.1%। एंड वहाँ पे बायर कहने का मतलब क्या होता था कि बायर जिसकी टर्नओवर इन द इमीडिएटली प्रेसिडिंग ईयर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा की होनी चाहिए थी, उसे यहाँ पे बायर बोलते थे। अब उसके अलग यहाँ पे एक सेक्शन हम पढ़ेंगे 2061H। अब ये क्या बताता है? ये बताता है TCS के बारे में कि अगर कोई पर्सन किसी सेलर से ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 50 लाख रुपए से ज़्यादा का गुड्स परचेज करता है, तो यहाँ पर सेलर को टैक्स कलेक्ट करना होगा। तो मान लीजिए अगर मैं किसी से 50 लाख रुपए से ज़्यादा के सामान परचेज करता हूँ, तो उस केस में जब मैं 50 लाख रुपए से ज़्यादा का सामान परचेज करूंगा तो सेलर मेरे से बोलेगा कि भाई आप 50 लाख रुपए से ऊपर जितना भी, लेट्स सपोज मैंने 55 लाख रुपीज़ का सामान परचेज करा, तो यहाँ 50 लाख रुपीज़ से एक्सेस में जो 5 लाख रुपए है, तो बोलेगा कि इस 5 लाख रुपए पर आपको ये 5 लाख रुपए देने हैं प्लस 0.1% का टैक्स भी मुझे दीजिए, मतलब वो मेरे से टैक्स भी कलेक्ट करेगा। ठीक है, तो TDS में तो क्या था, जब मैं पेमेंट कर रहा था एज अ बायर तो मैं टैक्स डिडक्ट कर ले रहा था, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेलर मेरे से टैक्स कलेक्ट करेगा कि 5 लाख भी दो प्लस 0.1% के रेट से मेरे को टैक्स भी दो। टैक्स इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड बाय अ सेलर हु रिसीव्स एनी अमाउंट एज कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ एग्रीगेट ऑफ सच वैल्यू एक्सीडिंग 50 लाख इन अ प्रीवियस ईयर अदर देन एक्सपोर्टेड गुड्स और गुड्स कवर्ड अंडर सेक्शन 1, 1F और 1G। तो अगर आपके 1 जो हमने अभी पढ़े थे अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तेंदू लीव्स, टिम्बर, स्क्रैप और मिनरल आयरन और, तो वो यहाँ उसके ऊपर ये TCS का प्रोविजन 2061H नहीं लगेगा। 1F अगर आप कोई मोटर व्हीकल खरीदते हैं तो उसके ऊपर 2061H नहीं लगेगा। 1G अगर कोई अथराइज्ड डीलर वगैरह को देते हैं तो उसके ऊपर 2061H नहीं लगेगा। उन्हें छोड़कर बाकी जितने भी गुड्स हैं उनके ऊपर 2061H आपका लग जाएगा। एंड यहाँ पे सेलर कहने का मतलब क्या है, तो जैसे हमने वहाँ पे बायर पढ़ा था कि बायर की टर्नओवर होनी चाहिए इन द इमीडिएटली प्रेसिडिंग प्रीवियस ईयर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा, तो यहाँ पे सेलर का मतलब क्या है कि यहाँ पे सेलर की टर्नओवर होनी चाहिए 10 करोड़ रुपए और मोर इन द इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, टैक्सेस टू बी कलेक्टेड एट द सोर्स एट 0.1% ऑफ द सेल कंसिडरेशन एक्सीडिंग 50 लाख। तो आपने 55 लाख क्या करा, तो पूरे 55 लाख के ऊपर 0.1% नहीं, जो 50 लाख रुपए से ज़्यादा है 5 लाख रुपए, उसके ऊपर 0.1% का टैक्स कलेक्ट करा जाएगा। टैक्सेस हाउएवर नॉट रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड इफ द बायर इज लायबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। बट अगर एज पर सेक्शन 194Q कोई बायर है जो कि कमर्शियल एक्टिविटी करता है, बिजनेस करता है एंड उसकी टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा की थी इन द इमीडिएटली प्रेसिडिंग ईयर, तो उसे यहाँ पर TDS डिडक्ट करना होता है अंडर सेक्शन 194Q। तो इस केस में यहाँ पर 2061H नहीं लगेगा, 194Q एप्लीकेबल हो जाएगा। ये हमने 194Q डिस्कस करते टाइम पर भी पढ़ा था। ठीक है, मीनिंग ऑफ सर्टेन टर्म्स। ओवरसीज टूर पैकेज कहने का मतलब क्या है, एनी टूर पैकेज विच ऑफर्स विजिट टू अ कंट्री, कंट्रीज और टेरिटरीज आउटसाइड इंडिया। तो अगर आप आउटसाइड इंडिया कोई कंट्री टेरिटरी विजिट करने जाते हैं तो उसे यहाँ पे बोला जाता है ओवरसीज टूर पैकेज। इट इंक्लूड्स एक्सपेंसेस फॉर द ट्रैवल, होटल स्टे, बोर्डिंग, लॉजिंग और एनी अदर एक्सपेंडिचर ऑफ द सिमिलर नेचर और इन रिलेशन देयरटू। ठीक है जी। बायर करने का मतलब क्या है, फॉर सेक्शन 2061H अ पर्सन हु परचेज एनी गुड्स बट डज नॉट इंक्लूड। तो कोई भी पर्सन जो कोई भी गुड्स परचेज करता है, बट यहाँ पर कौन कौन इंक्लूड नहीं होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, हाई कमीशन, लीगेशन, कॉन्सुलेट, ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फॉरेन स्टेट, तो ये सब यहाँ पे कवर नहीं होंगे। लोकल अथॉरिटी कवर नहीं होगी। एंड अ पर्सन इंपोर्टिंग गुड्स, तो अगर कोई पर्सन गुड्स इंपोर्ट करता है इनटू इंडिया और एनी अदर पर्सन एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई, तो कोई पर्सन अगर गुड्स इंपोर्ट करता है इन इंडिया और अगर कोई और पर्सन जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करे, तो वो पर्सन यहाँ पे एज अ बायर कवर नहीं होंगे एंड उनका TCS यहाँ पे कलेक्ट नहीं करा जाएगा। ठीक है जी, चलिए। फॉर 2061 कहते हैं अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तेंदू लीव्स, टिम्बर अंडर फॉरेस्ट लीज, टिम्बर अदर देन फॉरेस्ट लीज, अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट या मिनरल और या स्क्रैप। तो इस केस में कोई भी पर्सन हु ऑब्टेन इन एनी सेल बाय वे ऑफ ऑक्शन, टेंडर और एनी अदर मोड गुड्स ऑफ द नेचर स्पेसिफाइड इन टेबल इन पॉइंट नंबर 1, तो जो भी वो गुड्स अगर कोई भी पर्सन गुड्स परचेज करता है बट डज नॉट इंक्लूड, कौन कौन नहीं आएगा, पब्लिक सेक्टर कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, हाई कमीशन, लीगेशन, कमीशन, कॉन्सुलेट, ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ फॉरेन स्टेट एंड अ क्लब, तो ये सब यहाँ पर नहीं आएंगे फॉर अ बायर। एंड बायर इन द रिटेल सेल ऑफ सच गुड्स परचेज्ड बाय हिम फॉर पर्सनल कंजम्पशन। अब अगर मान लीजिए कोई यहाँ पर अपने पर्सनल यूज के लिए कोई अल्कोहलिक लिकर लेने जाता है,
तो अब वो अल्कोहलिक लिकर लेने गया तो उसे यहाँ पर ये नहीं कि वो टैक्स कलेक्ट करके लाएगा। अगर कोई अपने रिटेल कस्टमर अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए कोई उस गुड्स को परचेज कर रहा है, कोई टिम्बर अपने पर्सनल यूज़ के लिए परचेज कर रहा है या कोई स्क्रैप पर्सनल यूज़ के लिए परचेज कर रहा है, तो इस केस के अंदर यहाँ पे टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। फॉर सेक्शन 206 1F कौन सा था हमारा, मोटर व्हीकल वाला, कि अगर आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा की मोटर व्हीकल खरीदते हैं तो उसके अंदर कौन कौन नहीं आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, हाई कमीशन, कमीशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फॉरेन स्टेट, लोकल अथॉरिटी, पब्लिक सेक्टर कंपनी विच इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ कैरिंग पैसेंजर। तो यानी कि जैसे कि कोई आपकी यूपी रोडवेज है या हरियाणा रोडवेज है, राजस्थान रोडवेज है, एंड अगर वो कोई बस वगैरह खरीदते हैं तो फिर इस केस में जो पब्लिक सेक्टर कंपनी विच इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ कैरिंग पैसेंजर, तो उसे यहाँ पर बायर नहीं माना जाएगा एंड उसके ऊपर टीसीएस कलेक्ट नहीं करा जाएगा। तो वो जो बस खरीद रहे हैं 10 लाख रुपए से ज़्यादा की, तो यहाँ पर उनसे टीसीएस कलेक्ट नहीं करा जाएगा। सेलर कहने का मतलब क्या है, फॉर सेक्शन 2061H a person whose total sale gross receipt turnover from the business carried on by him exceed ₹10 crore during the financial year immediately preceding the financial year in which the sale is carried out। ठीक है जी, तो जिस साल में सेल करी थी उससे पिछले साल में उसकी टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा की होनी चाहिए, उसे सेलर बोला जाएगा। फॉर सेक्शन 2061 एंड 2061F इसके लिए सेलर कौन कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, कॉर्पोरेशन, अथॉरिटी एस्टेब्लिश्ड बाय और अंडर सेंट्रल, स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट, एनी कंपनी, फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी। एंड यहाँ पे सेलर के अंदर इंक्लूड कर लिया जाएगा इंडिविजुअल और एचईएफ को जिनकी टर्नओवर और ग्रॉस रिसीप्ट इन द केस ऑफ बिजनेस एक्सीड्स 1 करोड़ इन द इमीडिएटली प्रेसिडिंग ईयर एंड इन द केस ऑफ प्रोफेशन एक्सीड्स 50 लाख इन द इमीडिएटली प्रेसिडिंग ईयर। ठीक है जी, तो उसे भी यहाँ पर सेलर कंसिडर कर लिया जाएगा। स्क्रैप कहने का मतलब क्या होता है, वेस्ट एंड स्क्रैप फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ मैकेनिकल वर्किंग ऑफ मटेरियल विच इज डेफिनेटली नॉट यूजेबल एज सच बिकॉज ऑफ ब्रेकेज, कटिंग ऑफ, वियर एंड अदर रीजन। तो जो कुछ भी आपका स्क्रैप बनता है फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ मैकेनिकल वर्किंग एंड वो अब आपका यूज नहीं है, विच इज नॉट यूजेबल एज सच बिकॉज ऑफ ब्रेकेज, वो टूट गया आपका या वो फट गया, मतलब जो आपका बेकार हो गया वो यूज नहीं कर सकते, उसे यहाँ पे स्क्रैप बोला जाता है। हायर रेट ऑफ टीसीएस फॉर नॉन फर्निशर्स ऑफ द पेन 206CC। तो 206CC बताता है कि अगर कोई कलेक्टर को अपना पेन नहीं देता, कि मेरा मान लीजिए यहाँ पे टैक्स कलेक्ट होना था एंड मैं कलेक्टर को अपना पेन नहीं देता, तो इस केस में कलेक्टर मेरा हायर रेट से टीसीएस कलेक्ट कर लेगा। इन केस ऑफ फेलियर बाय द पर्सन पेइंग एनी सम और अमाउंट ऑन विच द टैक्स इज कलेक्टेबल एट सोर्स कलेक्टरी टू फर्निश पेन और अदर इन द केस ऑफ 2061H। तो जो 2061H है कि अगर वो कहीं पे कोई पर्सन गुड्स परचेज करता है एक्सेस ऑफ 50 लाख रुपीज, तो वो अपना पेन भी दे सकता है या पेन की जगह पर आधार भी दे सकता है। अगर वो पेन या आधार में से कुछ भी दे देगा तो फिर यहाँ पे उस पर 206CC के प्रोविजन से अप्लाई नहीं होंगे। टू द पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग टैक्स एट सोर्स। तो अगर कोई कलेक्टर को अपना पेन या 20661H के केस में पेन और आधार नहीं देता, तो इस केस में कलेक्टर किस रेट से टीसीएस कलेक्ट करेगा, एट ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड इन द रेलिवेंट प्रोविजन। तो जैसा कि मान लीजिए यहाँ पे हमने पढ़ा था तेंदू लीव्स के लिए 5% बताया गया है, तो 5% का ट्वाइस 10% और 5% विच एवर इज हायर। तो यहाँ पर तेंदू लीव्स के केस में 10% वो कलेक्ट कर लेगा और अल्कोहलिक लिकर के लिए वहाँ पर बताया गया था 1%, तो 1% का ट्वाइस 2% और 5% विच एवर इज हायर, तो वो 5% कलेक्ट कर लेगा। बट इसे 1% इन द केस टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड एट सोर्स अंडर सेक्शन 2061H। तो 2061H के अंदर 0.1% बोला गया है, तो 0.1% का ट्वाइस 0.2% और यहाँ पे 5% नहीं देखेंगे, इंस्टेड यहाँ पे हम देखेंगे 1%, तो विच एवर इज आया 1%, तो यहाँ पे 1% के रेट से आपका टैक्स कलेक्ट कर लिया जाएगा। टैक्स वुड बी कलेक्टेबल एट द रेट्स मेंशन्ड अबव आल्सो इन द केस वेयर द पर्सन फर्निशर डिक्लेरेशन 2061A। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे 2061A। 2061A क्या कहता है कि अगर कोई बायर एक डिक्लेरेशन दे देता है कि भाई मैं जो आपसे गुड्स परचेज कर रहा हूँ अंडर सेक्शन 2061 वो मैं यूज करूंगा फॉर द पर्पस ऑफ फर्दर प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग एंड मैं इसे ऐसे एज अ सिंपल गुड्स, मतलब मैंने आपसे लेकर इसे ट्रेडिंग नहीं करूंगा मैं इसे कोई फर्दर प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग करूंगा इससे, या मैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करूंगा इससे, तो इस केस में 2061 के अंदर उस पर टैक्स कलेक्ट नहीं करा जाता। बट अगर उसने डिक्लेरेशन दे दी एंड अब वो अपना पेन नहीं दे रहा, तब इस केस में भी उससे टैक्स कलेक्ट कर लिया जाएगा एट द ट्वाइस ऑफ द रेट स्पेसिफाइड इन द एक्ट और 5% विच एवर इज हायर, एंड इन द केस ऑफ 2061H ट्वाइस ऑफ द रेट एज स्पेसिफाइड इन द एक्ट और 1% विच एवर इज हायर। ठीक है जी। पेन प्रोवाइडेड टू द कलेक्टर इज इनवैलिड। अगर आपने जो पेन दिया वो इनवैलिड है या वो आपका नहीं है, मतलब कलेक्टर का नहीं है, तो इस केस में उसे ये मान लिया जाएगा कि उसने पेन दिया ही नहीं है एंड यहाँ पे 206CC के प्रोविजन से अप्लाई हो जाएंगे एंड उसका हायर रेट से टैक्स कलेक्ट करा जाएगा। हायर रेट ऑफ टीसीएस फॉर नॉन फाइलर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न 206CC। तो अब जैसे हमने टीडीएस के अंदर पढ़ा था 206AB के अंदर कि अगर कोई स्पेसिफाइड पर्सन को पेमेंट करी जाती है तो उनका हायर रेट पे टैक्स डिडक्ट करा जाता है, सेम प्रोविजन यहाँ पर है 206CC। अगर किसी स्पेसिफाइड पर्सन से पेमेंट मिलती है तो उस केस में उससे हायर रेट्स पे टैक्स कलेक्ट करा जाएगा। टैक्स टू बी कलेक्टेड एट द सोर्स अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर ऑन एनी सम और अमाउंट रिसीव्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम अ स्पेसिफाइड पर्सन एट द हायर ऑफ द फॉलोइंग रेट्स। तो क्या रेट्स हैं, ट्वाइस ऑफ द रेट एज स्पेसिफाइड इन द एक्ट और 5% विच एवर इज हायर।
इन द केस, अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे 5% बोला है एंड यहाँ पे इन्होंने वो नहीं बोला 1.1% इन द केस ऑफ 2060 बनाच। तो अगर कोई स्पेसिफाइड पर्सन है, स्पेसिफाइड पर्सन कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई पर्सन है जिसने अपनी इमीडिएटली प्रेसिडिंग असेसमेंट ईयर की, जिसकी ड्यू डेट एज स्पेसिफाइड इन द सेक्शन 139(1) फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम हैज बीन एक्सपायर्ड एंड उसने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करी थी एंड उसका टीडीएस टीसीएस उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर 50,000 रुपए से ज्यादा का था, तो इस केस में उसे बोलते हैं स्पेसिफाइड पर्सन। अगर उस स्पेसिफाइड पर्सन से आपको कोई भी अमाउंट मिलता है तो उसका टैक्स कलेक्ट होगा एट द रेट ऑफ ट्वाइस ऑफ द रेट और 5% विच एवर इज हायर। एंड यहाँ पे 2060(1)(h) का जो रिलैक्सेशन था 1% वाला, वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इन द केस प्रोविजन ऑफ 206CC एंड 206CCA दोनों अप्लाई हो जाते हैं, तो जिसके अंदर भी हायर रेट आएगा उस वाले रेट से आपको टैक्स कलेक्ट करना होगा। मीनिंग ऑफ द स्पेसिफाइड पर्सन हु हैज नॉट फर्निश्ड द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर रेलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रेसिडिंग द फाइनेंशियल ईयर विद द टैक्सेस रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड फॉर विच द टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 हैज बीन एक्सपायर्ड। तो उसने अपनी इमीडिएटली प्रेसिडिंग असेसमेंट ईयर की रिटर्न फाइल नहीं करी थी एंड उसकी टाइम लिमिट एज स्पेसिफाइड इन द सेक्शन 139(1) हैज बीन एक्सपायर्ड एंड उसका एग्रीगेट ऑफ द टैक्स डायरेक्टेड एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स इन केस 50,000 और मोर इन द सेड प्रीवियस ईयर, उसका टीडीएस एंड टीसीएस 50,000 रुपए से ज्यादा का था इन द सेड प्रीवियस ईयर। बट स्पेसिफाइड पर्सन डज नॉट इंक्लूड अ नॉन रेजिडेंट हु डज नॉट हैव अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया। अगर कोई नॉन रेजिडेंट है जिसका इंडिया के अंदर पीई नहीं है, उसे यहाँ पर स्पेसिफाइड पर्सन नहीं बोला जाएगा। CBDT क्लैरिफिकेशन रिलेटिंग टू सर्टेन इश्यूज विद रेस्पेक्ट टू सेक्शन 2061F। 2061F कौन सा है हमारा? मोटर व्हीकल वाला। अगर मोटर व्हीकल परचेस करते हैं 10 लाख रुपए से ज्यादा की, तो इसके इसमें टीसीएस कलेक्ट करना होता है एट द रेट ऑफ 1%। तो सर्कुलर नंबर 22/2016 से CBDT ने कुछ क्लैरिफिकेशन दिया है रिलेटेड टू सेक्शन 2061F। तो क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन, वेदर टीसीएस एट द रेट ऑफ 1% इज ऑन सेल ऑफ मोटर व्हीकल एट रिटेल लेवल और ऑल्सो ऑन सेल ऑफ मोटर व्हीकल बाय द मैन्युफैक्चरर टू डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया कि 2061F जो हमें टीसीएस कलेक्ट करना है, तो ये रिटेल कस्टमर्स से कलेक्ट करना है या अगर कोई मैन्युफैक्चरर डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर को देता है तो उसके इसमें मैन्युफैक्चरर को भी यहाँ पे टीसीएस कलेक्ट करना है। तो CBDT ने क्लैरिफाई करा कि जो 2061F है तो ये केवल रिटेल कस्टमर्स के ऊपर अप्लाई होगा। तो अगर मान लीजिए मैं जाता हूँ, कपिल एक मर्सिडीज खरीदने जाता है, तो अब जो कपिल ने मर्सिडीज खरीदी फॉर पर्सनल पर्पस, तो इसके ऊपर 2061F अप्लाई होगा। बट अगर कोई मर्सिडीज का शोरूम मर्सिडीज के मैन्युफैक्चरर से कार परचेस करता है, तो अब यहाँ पर मैन्युफैक्चरर को टीसीएस कलेक्ट नहीं करना मर्सिडीज के शोरूम का। ठीक है जी, दिस इज बॉट टू कवर ऑल ट्रांजेक्शंस ऑफ द रिटेल सेल्स एंड अकॉर्डिंगली इट विल नॉट अप्लाई ऑन द सेल ऑफ मोटर व्हीकल बाय द मैन्युफैक्चरर टू डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स। ठीक है, सेकंड, whether the TCS at the rate of 1% on sale of motor vehicle is applicable only to luxury cars, तो इसका आंसर है नो। अब मान लीजिए मैं मर्सिडीज खरीदता हूँ 80 लाख रुपए की, या मैं एक होंडा सिटी खरीदता हूँ 15 लाख रुपए की, तो कोई भी कार है वो लग्जरी है या नहीं है, बट अगर वो 10 लाख रुपए से ज्यादा किया तो उसके ऊपर टीसीएस अप्लाई हो जाएगा एट द रेट ऑफ 1%। वेदर टीसीएस एट द रेट 1% इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ सेल टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, तो इसका आंसर है नो। यहाँ पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कॉन्सुलेट, लेगेशन, एम्बेसीज, तो इन सभी को यहाँ पर बायर नहीं माना जाता अंडर सेक्शन 2061F, तो इनके ऊपर टीसीएस के प्रोविजन से अप्लाई नहीं होंगे। तो ये जो भी अगर कोई कार वगैरह परचेस करते हैं, मोटर व्हीकल परचेस करते हैं 10 लाख रुपए से ज्यादा की भी, तब भी इन पे टीसीएस इनका कलेक्ट नहीं करता। वेदर टीसीएस इज एप्लीकेबल ऑन ईच सेल ऑफ मोटर व्हीकल और ऑन एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सेल ड्यूरिंग द ईयर। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक कार खरीदने जाता हूँ 15 लाख रुपए की, तो उसमें तो मेरा टीसीएस एप्लीकेबल हो जाएगा अंडर सेक्शन 2061F, क्योंकि 10 लाख रुपए से ज्यादा की कार मैं परचेस करता हूँ। बट लेट सपोज मैं 3 कार परचेस करता हूँ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, 5 लाख रुपए की, 7 लाख रुपए की एंड 8 लाख रुपए की, तो टोटल मेरा कितना हुआ 20 लाख रुपीज। ड्यूरिंग द ईयर मैंने टोटल परचेस करी 20 लाख रुपीज की, बट मेरी कोई भी एक भी परचेस 10 लाख रुपए से ज्यादा की कार की नहीं है, तो क्या इस 20 लाख रुपीज के ऊपर भी टीसीएस कलेक्ट करना होगा? तो इसका आंसर है नो। अगर मैं एक कार 10 लाख रुपए से ज्यादा की परचेस करता हूँ तभी 2061F अप्लाई होगा। अगर मैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 10 लाख रुपए से ज्यादा की कार परचेस करता हूँ, बट वो किसी भी कार की वैल्यू अकेले 10 लाख रुपए से ज्यादा की नहीं है, तो उस केस में 2061F अप्लाई नहीं होगा। बट यहाँ पर 2061H अप्लाई हो जाएगा। 1H क्या बोलता है कि अगर कोई भी पर्सन कोई गुड्स परचेस करता है इन एक्सेस ऑफ रुपए 50 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैं 7 लाख रुपए की 11 कार परचेस करता हूँ, तो मैंने टोटल परचेस करी 77 लाख रुपीज की ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो यहाँ पर 50 लाख रुपीज से ऊपर 27 लाख रुपीज पे 2061H अप्लाई हो जाएगा एंड यहाँ पे 0.1% के रेट से मेरा टीसीएस कलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है जी, द प्रोविजन ऑफ टीसीएस ऑन सेल ऑफ मोटर व्हीकल एक्सीडिंग 10 लाख इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मोड ऑफ पेमेंट। तो अगर आप कार की पेमेंट कैश में करते हैं, चेक में करते हैं, डेबिट कार्ड से करते हैं, क्रेडिट कार्ड से करते हैं, तो आप जिस भी टाइप से पेमेंट करते हैं, तो यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट से कोई मतलब नहीं, आपका 1% का टीसीएस कलेक्ट करा जाएगा। ठीक है, चलिए नाउ स्कोप ऑफ सेक्शन 2061H एंड 1F आर डिफरेंट। तो 2061H एंड 1F को यहाँ पर एक साथ कंबाइन करके पढ़ना है अब हमें।
तो 2060(1H एंड 1F का स्कोप अलग अलग है। 2060(1F लगता है ऑन द सिंगल सेल ऑफ मोटर व्हीकल, वेयर एज सेक्शन 2061H इज फॉर द रिसिप्ट अबव 50 लाख। तो 2061F तो लगता है अगर आप कोई एक मोटर व्हीकल 10 लाख रुपए से ज्यादा की परचेस करते हैं, बट 2061H लगता है कि अगर आपने एग्रीगेट पेमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब आपने एग्रीगेट गुड्स परचेस करे होने चाहिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 50 लाख रुपए से ज्यादा के, तो वहाँ पे लगता है 2061H। जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट एग्जाम्पल के अंदर बताया था कि मैंने 7 लाख रुपए की 11 गाड़ियां खरीदी 77 लाख रुपए की, तो उस पर 2061F नहीं लगेगा बट 2061H लग जाएगा। तो 1H किस किस पे लगेगा? तो अगर कोई डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर परचेस करता है मैन्युफैक्चरर से, कि मर्सिडीज के शोरूम ने मर्सिडीज के मैन्युफैक्चरर से जो कार परचेस कर रहा है, तो उस पर सीबीडीटी ने क्लेरिफाई करा था कि 2061F नहीं लगेगा, अब उसके ऊपर 2061H लग जाएगा। अगर वो 50 लाख रुपए से ज़्यादा की कार परचेस करता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो फिर यहाँ पे 2061H लग जाएगा एंड मैन्युफैक्चरर को 0.1% के रेट से टैक्स कलेक्ट करना होगा। अगर मैं कोई भी एक कार 10 लाख रुपए से ज़्यादा की परचेस नहीं करता, बट मेरी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जो मैं कार्स परचेस करता हूँ वो 50 लाख रुपए से ज़्यादा की करता हूँ, तो यहाँ पे 2061F अप्लाई नहीं होगा बट 2061H अप्लाई हो जाएगा। बट अगर मैं एक ही कार 10 लाख रुपए से ज़्यादा की परचेस करता हूँ, तो यहाँ पर मेरा 2061H अप्लाई नहीं होगा। इवन अगर मान लीजिए मैं 12-12 लाख रुपए की 5 कार परचेस करता हूँ, तो मेरा टोटल 60 लाख रुपए की मैंने परचेस करी, तो यहाँ पे 2061H अप्लाई नहीं होगा, रेदर यहाँ पर 2061F अप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए। टाइम ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स, तो यहाँ पर टैक्स कब कलेक्ट करना होता है? टैक्स हैज टू बी कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ डेबिट और एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। बट फॉर सेक्शन 2061F एंड 2061H, इस केस में यहाँ पर हमें टैक्स कब कलेक्ट करना होता है? एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ TCS 2061 है। तो जैसा भी हमने डिस्कस करा था कि अगर कोई बायर जो 2061 के अंदर जो गुड्स मेंशन करे गए हैं वो परचेज करता है एंड वो एक डिक्लेरेशन फर्निश कर देता है टू द इफेक्ट दैट गुड्स रेफर टू इन सेक्शन 2061 आर टू बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग और प्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स ऑफ थिंग और फॉर द पर्पस ऑफ जनरेशन और पावर एंड नॉट फॉर ट्रेडिंग पर्पस। तो इस केस में उसका सेक्शन 2061 के अंदर टैक्स कलेक्ट नहीं करा जाएगा एट द रेट ऑफ 1%, 5%, 2.5% दैट्स द केस में भी, एंड यहाँ पर उसे टैक्स कलेक्शन से एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है A लिमिटेड एंड वो B लिमिटेड से स्क्रैप परचेस कर दिया है, स्क्रैप 2061 के अंदर मेंशन करा गया है, स्क्रैप परचेस कर दिया एंड यहाँ पे A लिमिटेड B लिमिटेड को एक डिक्लेरेशन दे देते हैं कि ये जो मैं स्क्रैप परचेस कर रहा हूँ इसे हम यूज करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग और प्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स ऑफ थिंग्स एंड हम इसे एज इट इज ट्रेड नहीं करेंगे। तो अब लेट्स सपोज यहाँ पे 15 अक्टूबर को इसने एक डिक्लेरेशन फर्निश करी B लिमिटेड को, तो अब यहाँ पर B लिमिटेड की जिम्मेदारी है कि जिस दिन इसे डिक्लेरेशन मिलती है उसके मंथ एंड से ऑन और बिफोर 7 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द डिक्लेरेशन इज रिसीव्ड, उसे वो डिक्लेरेशन सबमिट करनी होगी विद द चीफ कमिश्नर और कमिश्नर, एक कॉपी यानी कि उसे चीफ कमिश्नर और कमिश्नर को भी देनी होगी। तो अगर A लिमिटेड ने B लिमिटेड को डिक्लेरेशन दी 15 अक्टूबर को, तो मंथ एंड होगा 31 अक्टूबर को, तो इसके विद इन द 7 days यानी कि 7 नवंबर तक B लिमिटेड की ये जिम्मेदारी बनती है कि उसे ये चीफ कमिश्नर और कमिश्नर के पास ये डिक्लेरेशन की एक कॉपी सबमिट करानी होगी। ये लिखा है 2061 भी कहता है, पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग टैक्स अंडर दिस सेक्शन शैल डिलीवर और कॉस्ट टू डिलीवर टू द चीफ कमिश्नर और कमिश्नर वन कॉपी ऑफ द डिक्लेरेशन रेफर टू इन सबसेक्शन 1A, जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा, ऑन और बिफोर 7th ऑफ द मंथ नेक्स्ट फॉलोइंग द मंथ इन विच द डिक्लेरेशन इज फर्निश्ड टू हिम। ठीक है जी, टैक्स टू बी पेड विद इन द प्रेस्क्राइब्ड टाइम। तो अब जितना भी टैक्स कलेक्ट करा गया वो अपनी जेब में रख के नहीं बैठना कलेक्टर को, वो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड्स में जमा कराना है। तो वो कब तक जमा कराना है? अगर किसी ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट ने ही टैक्स कलेक्ट करा है एंड वो टैक्स उसने विदाउट द इनकम टैक्स चलाना वो पे कर रहा है, तो उस केस में तो उसे सेम डे पर वहाँ पे पेमेंट करनी है, मतलब सेम डे पे जमा कराना है सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स में। बट अगर टैक्स इज पेड अकम्पेनिड बाय एन इनकम टैक्स चलान, तो अगर इनकम टैक्स चलान के साथ कर रहा है तो ऑन और बिफोर 7 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द कलेक्शन इज मेड। तो जिस भी महीने के अंदर कलेक्शन हुआ था उसके एंड से ऑन और बिफोर 7 days। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल वही अपना एग्जांपल ले लेते हैं, 15 अक्टूबर को अगर उसने कलेक्शन हुआ तो इसका एंड होता है 31 अक्टूबर, तो इसके विद इन द 7 days यानी कि 7 नवंबर तक उसे पेमेंट करनी है इन द फंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड अगर कोई और कलेक्टर है अदर देन गवर्नमेंट ऑफिस, तो उस केस में विद इन 1 week फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द कलेक्शन इज मेड। तो यहाँ पे भी सेम वही, अगर 15 अक्टूबर है तो महीना एंड 31 अक्टूबर एंड उसके 7 दिन यानी 1 week के अंदर 7 days के अंदर यानी कि 7 नवंबर तक उसे पेमेंट करनी होगी विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। TDS एंड TCS का डिफरेंस क्या है? तो TDS है डिडक्शन एट सोर्स, TCS है कलेक्शन एट सोर्स। TDS के अंदर पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग इज लायबल टू डिडक्ट, वेयर एज इन द TCS सेलर ऑफ सर्टेन गुड्स, जैसा हमने पढ़ा था अल्कोहलिक लिकर, स्क्रैप, जैंडो लीव्स और फॉरेस्ट प्रोडक्ट, टिम्बर अंडर फॉरेस्ट लीज, तो इन सबको TCS कलेक्ट करना होता है। या पर्सन हु ग्रांट लाइसेंस टू लीज फॉर पार्किंग लॉट, PTM, पार्किंग लॉट, टोल बूथ या फिर माइन ऑफ क्वारी, तो इन्हें TCS कलेक्ट करना होता है। या ऑथराइज डीलर रिसीविंग अमाउंट फॉर रेमिटेंस अंडर LRS,
तो इन्हें टीसीएस कलेक्ट करना होता है। एंड टीडीएस के अंदर जनरली किस टाइम पे हमें टीडीएस डिडक्ट करना होता है? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। वेयर एज टीसीएस में हमें जनरली किस टाइम पे टैक्स कलेक्ट करना होता है? एट द टाइम ऑफ डेबिट और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। बट इन सम सर्कमस्टांसेस टीडीएस हमें डिडक्ट करना होता है ओनली एट द टाइम ऑफ पेमेंट। सेम हमें 2061F एंड 2061H के अंदर टीसीएस कलेक्ट करना होता है ओनली एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट। ठीक है जी, तो ये टीडीएस एंड टीसीएस का डिफरेंस था। बाकी टीसीएस के चैप्टर को डिटेल में डील करा जाएगा इन द फाइनल लेवल। अभी के लिए केवल आपको ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन बताया गया है टीसीएस का। सेक्शन 203A कॉमन नंबर फॉर टीडीएस एंड टीसीएस। तो कोई भी पर्सन जिसे टीडीएस डिडक्ट करना है या जिसे टीसीएस कलेक्ट करना है तो उसे असेसिंग ऑफिसर से एक टैक्स डिडक्शन नंबर, टैक्स कलेक्शन नंबर या टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन नंबर ऑब्टेन करना होता है। एंड जो भी वो ये नंबर ऑब्टेन करेगा, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, उसे कहाँ मेंशन करना होगा? ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करने के लिए जब भी चलान बनाएगा वो तो उस चलान के अंदर उसे मेंशन करना होगा। वो जब भी सर्टिफिकेट इशू करेगा टू द डिडक्टी और कलेक्टी उस टाइम पर उसे सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन करना होगा। वो जब अपने क्वार्टरली स्टेटमेंट्स फर्निश करेगा तो उसे स्टेटमेंट्स के अंदर मेंशन करना होगा। एंड जब वो अपनी टीडीएस टीसीएस की रिटर्न्स में भरेगा, फर्निश करेगा तो उस टाइम पर उसे उन रिटर्न्स के अंदर भी अपना टैक्स डिडक्शन नंबर, टैक्स कलेक्शन नंबर फर्निश करना मैंडेटरी है। एंड इसी के साथ यहाँ पर हमारा टीसीएस का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो आज हमने एडवांस टैक्स एंड टीसीएस ये दो कंसेप्ट डिस्कस करें। एंड आई होप कि आपको सभी कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे, सभी सेक्शंस आपके क्लियर हो गए होंगे। बट स्टिल अगर आपको अभी भी किसी सेक्शन के अंदर, किसी भी कंसेप्ट के अंदर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको वो और थोड़ा ईजी लैंग्वेज में समझा पाऊँ। एंड अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सभी इलस्ट्रेशन क्वेश्चंस रिलेटेड टू एडवांस टैक्सेस एंड टीसीएस आपको खुद से सॉल्व करके देखना है। एंड अगर उसके अंदर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं या आप मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पे 9634679382 इसके ऊपर भी आप मेरे को बता सकते हैं, सो दैट आई कैन डिसॉल्व ऑल योर डाउट्स। ठीक है जी, तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको केवल पढ़ाई पे फोकस करना है। कुछ और काम पे आपको मतलब टाइम बर्बाद करने के लिए आपके पास टाइम है ही नहीं। अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्टे मोटिवेटेड, स्टे कॉन्फिडेंट एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। एंड इस रिविजनरी वीडियो को आप बार बार सुनिए सो दैट आपके टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स सभी कंसेप्ट आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, माइंड के अंदर सेट हो जाए। एंड अपने रिविजनरी वीडियोस को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए कि उन्हें भी आप इस रिविजनरी वीडियो से बेनिफिट होना चाहिए। एंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू, गुड बाय, साइनिंग ऑफ।